हेलो एवरीवन, मैं हूँ कृति कामली, फाउंडर ऑफ द ड्रीम स्टिचिंग। तो आज की क्लास जो रहेगी वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। जैसे कि जो बिगिनर्स जो स्टूडेंट रहते हैं ना, वो बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। तो मैं आपको ये समझा देती हूँ कि आप क्या गलती करते हो, ताकि पहले से पता रहेगा कि ये गलती बिगिनर्स करते हैं तो आप ना करो। इसके लिए मैं आपको पहले से क्लियर कर देती हूँ। बिगिनर्स स्टिचिंग करने में, ड्राफ्टिंग करने में बहुत सारी मिस्टेक कर देते हैं। तो बिगिनर्स ऐसी क्या सिलाई में गलती करते हैं, वो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जिसमें फर्स्ट टॉपिक रहेगा, सबसे पहले तो इंची टेप को देखना किस तरीके से है और मेजरमेंट किस तरीके से लेना रहता है। वो इंची टेप को देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये हमारा इंच का मतलब इस टाइप से यहाँ से जो चेक करोगे ना, तो ये आपका इंच हो जाता है। ठीक है, ये जो रहेगी वो आपका इंच रहेगा और ये बैक साइड जो रहेगा ना, वो हमारा सेंटीमीटर रहता है। तो ये इंच को, जैसे कि मैं बोलती हूँ कि 1.25 इंच, 1.75 इंच, 2.75 इंच, 2.5 इंच, 2.8 इंच, ऐसे। तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि इंची टेप को किस तरीके से देखना है, इसको हम क्या बोलते हैं क्या नहीं। फिर उसके बाद एक कैलकुलेटर का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि कैलकुलेटर आप चेक करोगे, सब कुछ आपको कैल्सी में ही करना पड़ेगा, फॉर्मूला यूज़ करना, ये सब कुछ। तो आपको मैं एक पॉइंट क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि समझो हमारा आंसर आया 8.125 इंच, 8.125 इंच आंसर आया। तो स्टूडेंट को ये दिक्कत हो जाती है कि 8 पॉइंट आया, पॉइंट के बाद 125 इंच आ गया, ये तो 3 अक्षर आ गए, उसको मैं इंची टेप में कैसे देखूं? ये डाउट माइंड में हो जाता है ना। तो 8.125 इंच का मतलब क्या होता है? 8.1 इंच। पॉइंट के बाद आपको सिर्फ 1 अक्षर देखना है, ये सारे अक्षर नहीं देखने हैं। तो 8.1 इंच मतलब कितना? तो 8 इंच और एक लाइन। सिंपल है। अगर आपने पहले इसको किस तरीके से ये इस तरीके से आंसर आएगा, तो हमें यहाँ पे मार्क करना रहेगा, इंची टेप में यहाँ पे ये पॉइंट आएगा, वो आपको पता रहेगा, तभी तो आप मार्क कर पाओगे ना। तो जब भी आप सिलाई सीखो तो कैल्सी को किस तरीके से यूज़ करना है और इंची टेप में कौन सा पॉइंट कहाँ पे आता है, किस तरीके से उसको देखना रहता है, वो सारी चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ओके। अभी सेकंड टॉपिक हमारा क्या कि मेजरमेंट में, मेजरमेंट लेते टाइम, क्योंकि अगर हमें लूजिंग नहीं ऐड करनी रहती है तो मेजरमेंट हम पहले से लूज लेते हैं। अगर हमें लूजिंग ऐड करनी रहती है तो हमें मेजरमेंट को टाइट लेना पड़ता है। उससे भी पहले वाली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात कि आपने कपड़े कौन से पहने। जैसे कि वुमेन का आप मेजरमेंट लोगे तो अगर आपने इनर, जो अंदर हम ब्रा पहनते हैं इनर, वो पहनना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इनर पहन के मेज़रमेंट नहीं लिया रहेगा, ऐसे ही मेज़रमेंट लिया रहेगा, तो आपकी ब्लाउज़ की फिटिंग परफेक्ट कभी नहीं आएगी। तो आपको जब भी आप क्लाइंट का या खुद का मेज़रमेंट लोगे तो आपको ध्यान रखना है कि उसने कपड़े किस तरीके से पहने हुए हैं, इसने इनर पहनी है कि नहीं पहनी है। वो सारी पॉइंट भी बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। आपको ऐसे शर्म लग रहा होगा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट नहीं, वो ऐसे शर्म की कोई बात ही नहीं है। आपको क्लाइंट को बोलना है कि आपने इनर पहनी होनी चाहिए। अगर आपने इनर नहीं पहनी रहेगी तो आपका मेज़रमेंट ठीक से नहीं आएगा। अगर हम मेज़रमेंट ही परफेक्ट नहीं लेंगे तो हम कोई भी गारमेंट परफेक्ट फिटिंग का कैसे बना सकते हैं? अगर मेज़रमेंट गलत है तो बाकी की सारी प्रोसेस तो गलत ही होने वाली है ना। इसके लिए आपको मेज़रमेंट लेते टाइम क्लाइंट ने या खुद ने कौन से कपड़े पहने हैं, इनर पहनी है कि नहीं पहनी है, वो सारी पॉइंट का भी ध्यान रखना है, उसके बाद ही मेज़रमेंट लेना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। जैसे कि हम कुछ भी ड्राफ्टिंग करते हैं तो हमें यहाँ से आर्म होल का फॉर्मूल, जैसे कि हम आर्म होल लेते हैं ना, तो आर्म होल पहले सब लोग क्या करते थे कि डायरेक्ट ही हम इतने इंच का शोल्डर का हाफ करके जो आया उतना ही आर्म होल ले लेते हैं, ऐसा करते। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आर्म होल आपको कितने इंच का लेना है, साइज के हिसाब से आर्म होल आपको अलग अलग लेना पड़ता है, सबकी साइज में सेम नहीं आता है। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाए हैं, ये चार्ट भी आप यूज़ कर सकते हो, ब्लाउज का ही ये चार्ट है। तो चेस्ट लाइन फॉर्मूला लिखा है या आर्म होल फॉर्मूला, दोनों चीज़ एक ही है, चेस्ट लाइन फॉर्मूला या आर्म होल फॉर्मूला। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपकी चेस्ट के अकॉर्डिंग सारे फॉर्मूले अलग अलग दिए गए हैं। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके अगर आप आर्म होल बनाओगे
तो आपकी फिटिंग में कभी भी कोई भी इशू नहीं आएगा। और इसमें आपको जो भी आर्म होल में क्रीज आती है वो सब कुछ इसी के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो सारी चीज़ों का भी आपको खास ध्यान रखना है। और जो ये शेप दे रहे होंगे, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट हाथ से शेप नहीं दे पाते ना, तो इसके लिए आर्म होल ड्रॉ करने के लिए ये फ्रेंच कर्व आती है, तो ये फ्रेंच कर्व परचेज करना सबसे ज़रूरी है। ये हमारे सिलाई के टूल्स रहते हैं। जैसे कि ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए यही वाली स्केल आपके पास होनी ज़रूरी है, ये स्केल बहुत काम की है। और ये आर्म होल जो फ्रेंच कर्व रहती है ये। और अगर आपको थियरी लिखना रहेगा तो आप ये छोटी सी स्केल आती है उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। तो आपको शेप देने के लिए यहाँ पे आप चेक करोगे ना, तो ये शेप एकदम परफेक्ट दिया गया है। तो ये शेप कैसे परफेक्ट है, ताकि मतलब कैसे परफेक्ट है, क्योंकि हमने ये फ्रेंच कर्व का यूज़ करके ये शेप बनाए हैं। आपको हाथ से कभी भी आर्म होल का शेप नहीं ड्रॉ करना है, उस बात का भी आपको सबसे खास ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप बिगिनर्स हो तो ये सारे टूल्स भी लेके आ सकते हो। जैसे कि अगर हम बॉटम बनाएंगे तो बॉटम के लिए आपको ये वाली स्केल चाहिए रहेगी, हिप कर्व की स्केल। ये कंप्लीट हो गया। अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि ड्राफ्टिंग करने के लिए जहाँ पे मैं बोलूँगी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, तो आपको ये वाली स्केल बहुत ज़रूरी हो जाएगी, ताकि आपको सारे पॉइंट पे ये वाले पॉइंट को ध्यान में रखते हुए स्केल को स्ट्रेट रखेंगे। ये सब कुछ मैं बोलती हूँ ना, वो सारे पॉइंट ध्यान में रखने। आप क्या करते हो, ऐसे ही रखते हो, जैसे स्केल रहती है लाइन बना देते हो, ऐसे थोड़ी लाइन बनती है। वो लाइन स्ट्रेट है कि नहीं वो भी तो आपको चेक करना पड़ेगा ना। और इस टाइप की एक एल स्केल पट्टी भी आती है, वो अभी मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं उतना यूज़ नहीं करती उसको, क्योंकि मैं इसी से स्ट्रेट लाइन अच्छे से ड्रॉ कर देती हूँ, मेरे को यही अच्छा लगता है, तो मैंने एल स्केल वाली पट्टी नहीं ली। अगर आप बिगिनर्स हो तो आप एल स्केल की पट्टी भी ले सकते हो, ताकि आपकी लाइन स्ट्रेट ही आए। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट, जैसे कि प्रेस के लिए आपके पास प्रेस फिनिशिंग में सबसे ज़्यादा मैटर करता है, तो ये कप्स को अंदर रख के ये प्रेस का पिलो बनाया गया है। ये सारे पिलो भी आपके पास होने बहुत ज़रूरी है। ये वाले पिलो ही नहीं बट और भी सारे पिलो आते हैं, अभी मेरे पास एक ही अवेलेबल था तो वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये सब कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि हमें, जैसे कि हमारी ब्लाउज की आप चेक करोगे ना, तो फ्रंट की बॉडी में, फ्रंट में हमारा बस्ट पार्ट होने की वजह से फ्रंट की लेंथ हमारी ज़्यादा आती है, बैक का पार्ट स्ट्रेट रहता है उसकी वजह से लेंथ हमारी कम आती है। तो बस्ट पार्ट को कवर करने के लिए हमें टक्स लगाना पड़ता है। तो टक्स कितने इंच का लगाना है वो आपको ये चार्ट देखना है, और चार्ट के अंदर भी आप खुद भी चेंज कर सकते हो। कैसे, क्योंकि सबकी बॉडी स्ट्रक्चर सेम नहीं होता। जैसे कि किसी की बॉडी आप चेक करोगे तो राउंड में चेक करोगे तो वो 30 आएगा, बट उसका बस्ट पार्ट ज़्यादा रहेगा, तो आपको उसमें 2.5 इंच का भी टक्स लगाना पड़ सकता है। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे 1.5 इंच तक रखा है तो आपको भी 1.5 इंच लगाना है, नहीं। अगर बस्ट पार्ट ज़्यादा रहेगा तो आपको टक्स को भी बढ़ाना पड़ेगा, वो आपको अपने माइंड से ध्यान में रखना है। ठीक है, सब कुछ आपको दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है कि ये ऐसे आएगा। ये वाला चार्ट यूज़ करके भी ब्लाउज बनाओगे तो उसमें भी कोई भी इशू नहीं आएगा, बट थोड़ा सा अगर आपको पफ ज़्यादा चाहिए तो आप चार्ट में चेंज कर सकते हो कि इतना इतना आपको चेंज करना रहेगा। 1/2 इंच या 0.25 इंच आप इसमें से बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब जब भी हम मार्किंग करते हैं तो आप क्या करते हो, इस टाइप के चौक आते हैं, जो भी चौक रहते वो चौक यहाँ पे शार्प नहीं रहते, ये बड़े बड़े चौक रहते, उसी से आप लाइन ड्रॉ कर देते हो। वो बड़े चौक से लाइन ड्रॉ करोगे ना, तो आपने जहाँ पे जितने भी इंच पे मार्क किया रहेगा ना, उससे वो एक लाइन जितनी मार्किंग बढ़ जाएगी। एक लाइन मार्किंग बढ़ेगी, इसका मतलब एक साइड पे एक लाइन बढ़ेगी, दोनों साइड पे 2 लाइन बढ़ गई, तो इसका मतलब 0.25 इंच वो लूज हो गया ना। इसके लिए आपको इस तरीके से चौक शार्पनर आता है। देखो ये चौक शार्पनर है, इसको हम शार्प करेंगे तो ये चौक का जो पॉइंट रहता है ना, ऐसे शार्प करने से ये चौक का पॉइंट हमारा थोड़ा सा पतला हो जाता है, जिसकी वजह से जो भी हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं ना, वो लाइन हमारी पतली ड्रॉ होती है। नहीं तो आप सिंपल पेंसिल का यूज़ कर लो तो भी और अच्छा रहेगा। जैसे कि इसमें मैंने प्रिंसेस का पार्ट बनाया है ना, इसमें मैंने पेंसिल का यूज़ करके बनाया है, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैंने लाइन बनाई है और 1/2 इंच इतना मार्जिन रखा है। बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने ये भी देखा है कि कैसे भी ऐसे ऐसे हाथ, जो बड़े बड़े चौक रहे थे, मोटी मोटी लाइन बने, वैसे ही ड्रॉ कर दो और वैसे ही काट लो। लाइन पे ही नहीं काटते, दूसरी जगह से सीधा सीधा चलेगा चलेगा करके काट देते। तो अगर आप बिगिनर्स हो और अगर चल जाएगा, इतना तो चल जाएगा। अगर आप स्टार्टिंग से ऐसा करोगे ना, तो आपको वही चीज़ की आदत लग जाएगी, समझ रहे हो। इसके लिए आपको स्टार्टिंग से ही परफेक्ट कट करना, परफेक्ट ड्राफ्टिंग करना सीखना पड़ेगा।
तब भी वो आदत लगेगी। नहीं तो आप सोचोगे कि ऐसे कट कर लूँगी, उसमें क्या हो जाएगा, ये तो चल जाएगा, अपना ही तो है, अपना ही तो है। अपनी ही चीज़ को तो परफेक्ट बनाना है ना, अपने लिए सीख रहे हो तो अपनी चीज़ों को ही परफेक्ट बनाओ। समझ में आ रहा है? तो जो आप लाइन बनाओगे वो चॉक, आपके पास चॉक शार्पनर नहीं रहेगा तो कोई नहीं, धार वाली जो चीज़ रहेगी उससे आप शार्प कर देना, या तो सबसे अच्छी बात पेंसिल से कर देना, ठीक है? पेंसिल से निकलेगा नहीं, ऐसे नहीं, वॉश करने के बाद निकलता है, ऐसे नहीं, पेन से मत करना, पेन से फिर निकलता नहीं है इंक वाला। बट अभी तो ना पेन भी आ गई है, जैसे कि प्रेस लगाने से वो निकल जाती है, वैसी पेन भी आ गई है, तो आप वो पेन का भी यूज़ कर सकते हो। या फिर मैं पांडा चौक का यूज़ करती हूँ, क्योंकि पांडा चौक ना ऐसे जो वो वाले चौक रहते हैं ना वो अजीब से लगते हैं, तो वो मुझे पसंद नहीं है, तो मैं पांडा चौक ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो ये वाला चौक यूज़ कर सकते हो, ये ना प्रेस से निकल जाते हैं और ये पतले भी रहते हैं, इसको ज़्यादा साफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है? आप चॉक शार्पनर भी यूज़ कर सकते हो, चॉक शार्पनर भी अलग अलग टाइप के आते हैं। तो आप पेंसिल से मार्क करना सीखो या चॉक से, बट चॉक को शार्प करके मार्क करना सीखो, और जो लाइन आप मार्क करोगे उसी लाइन को कट करना है, ना कि अंदर घुस गए बाहर घुस गए, ठीक है? और जो प्रिंसेस का शेप ड्रॉ हुआ है, ये कर्व वाला शेप भी एकदम परफेक्ट कट करना है, पॉइंट पॉइंट बना के कट नहीं करना है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? जब भी आप स्टिच करोगे तो सिलाई के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, सीधी लाइन कैसे स्टिच करनी है, राउंड लाइन कैसे स्टिच करनी है, वो सारी पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप परफेक्ट सिलाई कर पाओगे, ठीक है? तो आज हम ज़्यादा बातें नहीं करते, मुझे जो जो पॉइंट थोड़े से क्लियर करने थे, मुझे लगा कि जो बिगिनर्स है उनको ये सारी बातें पता होनी चाहिए, इसके लिए ही मैंने ये क्लास शूट की है। तो आई होप आज की क्लास में जो मैंने बोला वो समझ में आया होगा और आपने अच्छे से सुना होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलता अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।